नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में संपन्न कराया जाएगा। ये खबर मिल रही है। परीक्षा केंद्र के पास धारा 144 लागू रहेगी। हर परीक्षा केंद्र पर स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। सभी डीएम जिले में परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षा केंद्र कहां और कैसा होगा, ये डीएम तय करेंगे। प्रश्न पत्र डबल लॉक और सीसीटीवी की निगरानी में रखे जाएंगे। परीक्षा अब 10 के बजाय 11 बजे शुरू होगी। कोचिंग सेंटर्स की गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। 18 दिसंबर को पुलिस विभाग की भर्ती होनी है और समझ लीजिए ये जो नए नियम हैं वहीं पर चेक किए जाने हैं। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले अभ्यर्थियों की तलाशी होगी, तो नकल पर नकेल कसने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे और इसे टेस्ट भी किया जाएगा जब पुलिस भर्ती प्रक्रिया होगी। ये सारे नए नियम रूल्स इंपोज होंगे। परीक्षा केंद्र कहां कैसा होगा ये डीएम तय करेंगे। डीएम के कंधों पर ये परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रश्न पत्र जो है उसे डबल लॉक करके सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहे, ऐसी जगह पर रखा जाए। ये तमाम चीजें अब ध्यान रखनी होगी। कमिश्नर सहित मजिस्ट्रेट सहित डीएम के कंधों पर यह जिम्मेदारी रहेगी। परीक्षा केंद्र के लिए डीएम जिले में जिम्मेदार रहेंगे। परीक्षा केंद्र कहां है, कैसा है, ये डीएम तय करेंगे। उन्हीं की निगरानी और देखरेख में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। तो देखिए, परीक्षाओं को लेकर के बड़ा बदलाव, पेपर लीक और नकल तमाम जैसे गतिविधियों के खबरों के बाद अब एक नए सख्त कानून और नियम के साथ परीक्षा संपन्न कराया जाए। इलेक्शन की तरह परीक्षाएं संपन्न हो, इस बात की तैयारी की जा रही है। और सपा विधायक इरफान सोलंकी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उनके भाई पर भी महिला का घर जलाने धमकाने के दबंगई का आरोप है। सपा इरफान के मामले में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज रही है, यह खबर आई है। आज इरफान सोलंकी के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद 11 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का दल पूर्व मंत्री मनोज पांडे के नेतृत्व में कानपुर आ रहा है, जो कि पुलिस कमिश्नर बीजी जोगदंड से मुलाकात करेगा। इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको और उनके भाई को पुलिस तलाश रही है, लेकिन इस दरमियान समाजवादी पार्टी का अपने विधायक के लिए ये स्टैंड है। 11 सदस्यों की एक टीम है, वो कानपुर पहुंचेगी और कानपुर कमिश्नर से बातचीत करेगी। इस पूरे मामले में अपने विधायक की पैरवी के लिए ये टीम पहुंच रही है। सपा का प्रतिनिधि मंडल दल 11 सदस्य का ये दल पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेगा। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने रिमांड की अवधि 6 दिन और बढ़ा दी है, जिसके बाद अब वो 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक कस्टडी में रहेगा। उसकी रिमांड आज खत्म हो रही थी। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद अपडेट ये है कि ये रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। ईडी को अपने पूछताछ के लिए कई ठिकानों पर ले जाना था अब्बास को, और अभी ईडी ने 18 नवंबर तक रिमांड के लिए कल जो अर्जी दाखिल की थी उस पर अपडेट ये है कि ईडी को ये रिमांड मिल चुकी है। कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल ही कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उस अर्जी पर अपडेट ये है कि ये रिमांड 18 नवंबर तक दी जा चुकी है। विस्तृत पूछताछ, कई ठिकानों पर पूछताछ, तमाम चीजें जांच के दायरे में। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के बीच है। हिमाचल में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत अलग अलग सियासी दल के कुल 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 16 रैलियां संबोधित की हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी कई जनसभा रोड शो करके बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जीत का माहौल बनाया है। और ये माहौल कितना रंग लाया है, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी जब जनता जनार्दन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
मैनपुरी लोकसभा, रामपुर खतौली विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। मिली जानकारी के हिसाब से तीनों सीट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। कोर कमेटी की बैठक के बाद नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर हो सकती है। तो देखिए, एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में कौन कैंडिडेट मैदान में होंगे, इसे लेकर के कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर आज हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। ये नाम कोर कमेटी में बताया जा रहा है, लिस्ट के तौर पर आ चुके हैं, यहां से ये आगे दिल्ली भेजे जाएंगे। और लोकसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल के सामने कौन बीजेपी प्रत्याशी होगा, इसे लेकर के सस्पेंस बरकरार है। मैनपुरी में अगर बात करें, बीजेपी विधानसभा स्तर पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी आज मैनपुरी के भोगांव में बूथ अध्यक्षों की एक बैठक होगी। इधर सपा ने भी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सपा के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, राष्ट्रीय सचिव हरिओम मिश्र करहल विधानसभा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर के आज सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम भले ना सामने आया हो, लेकिन प्रचार प्रसार की तैयारियां जोरों पर हैं। और उधर समाजवादी पार्टी की बात करें, उस खेमे में भी प्रचार में कोई कोर कसर ना छोड़ा जाए, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सपा नेता आजम खान को उपचुनाव में उनके गढ़ में घेरने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए रामपुर के अल्पसंख्यकों को बताया जाएगा कि बीजेपी की सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर चुकी है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत कई पार्टी के मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। तो वैसे भी कुछ समय से अगर आप देखें तो पसमानदा मुस्लिम को अपने पक्ष में लाने की कोशिश, अल्पसंख्यक समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश, और आज भी जोर आजमाइश होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।